हेलो स्टूडेंट, आज अपन शुरू करते हैं चैप्टर 1। हालांकि पीटीआई का जो एग्ज़ाम होता है उसमें इसमें से कोई ज़्यादा क्वेश्चन तो आते नहीं, फिर भी थोड़ी सी बेसिक जानकारी इसमें से लेना ज़रूरी है। तो इसमें ज़्यादातर परिभाषा आती है एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटोमी का अर्थ होता है शारीरिकी, और इसका होता है कार्यकी। अगर इसको दूसरे अर्थों में कहें तो इसका जो है ना, एक और नाम होता है शरीर रचना विज्ञान भी कहते हैं इसको। और उसी प्रकार इसका भी एक और नाम होता है, इसको शरीर क्रिया विज्ञान भी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों देखा जाए तो अलग अलग शाखाएं हैं, लेकिन इनका सामूहिक रूप से अध्ययन किया जाता है। जब अपन शरीर रचना विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो फिर शरीर क्रिया विज्ञान का भी अध्ययन करते हैं। तो इसमें सर्वप्रथम अपन देखते हैं यानी शरीर रचना विज्ञान। शरीर रचना विज्ञान यानी कि एनाटोमी। अंग्रेजी में इसको एनाटोमी कहा जाता है। तो अब देखना इसका जीव विज्ञान की वह शाखा। अब इसमें एक शब्द है जीव विज्ञान, लेकिन ये जैसे आपने पढ़ा नहीं होगा, पहले से नहीं पढ़ाते थे प्राकृतिक विज्ञान। तो प्राकृतिक जो विज्ञान है उसमें जीव विज्ञान भी शामिल है। जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी। ये तो ये इसकी जो परिभाषा होती है किस टाइप से, देखिए, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मानव शरीर की रचना का अध्ययन किया जाता है। याद रहेगा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मानव शरीर की रचना का अध्ययन किया जाता है। क्या कहते हैं इसको? शरीर रचना विज्ञान या फिर शारीरिकी कहते हैं। तो इस प्रकार से अपन को, अब इसमें एक शब्द भाई इसका जो नाम है उसमें परिभाषा आ रही, देखो, मतलब शरीर रचना विज्ञान अर्थात शरीर की रचना कैसे होती है। अब शरीर की रचना कैसे होती है, देखिए, शरीर की रचना जो होती है उसमें प्रारंभिक जो इकाई है वो है कोशिका। तो कोशिका द्वारा होती है। अब कोशिकाएं परस्पर मिलकर के, आपको याद है पहले भी अभी 2-5 दिन पहले समझाया था ना, कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है? उत्तक बनाती है। क्या बनाती है? उत्तक। और उत्तक से फिर अंग बनते हैं। अंग से फिर तंत्र बनते हैं, और तंत्र से फिर शरीर बनता है। इस प्रकार से हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका। हालांकि ये टॉपिक अपन जैसे कोशिका में जब अध्ययन करेंगे ना उसमें पढ़ेंगे अपन इसमें। तो देखिए अपन क्या पढ़ रहे हैं? शरीर रचना विज्ञान यानी शरीर की रचना किस प्रकार से होती है। कोशिकाएं जो होती है, विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है। कोशिकाएं परस्पर मिलकर के किसका निर्माण करती है? उत्तकों का निर्माण करती है। और उत्तक परस्पर जुड़ करके मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? अंगों का निर्माण करते हैं। और जब विभिन्न प्रकार के अंग परस्पर मिलते हैं तो काय का निर्माण करते हैं? वो तंत्र का निर्माण करते हैं। और विभिन्न प्रकार के जो तंत्र रहते हैं परस्पर मिलकर के क्या बनाते हैं? शरीर बनाते हैं। अब ये जैसे आपको ने तो ये पढ़ रखा है भाई, तंत्र क्या होते हैं, जैसे कि पाचन तंत्र, जनन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, ये तो अच्छी तरह जानते हो आप।
लेकिन अभी पूछा जाए भाई अंग क्या होते हैं, ये अंग परस्पर मिलकर ही किसका निर्माण करते हैं, तंत्रों का। जैसे एक चीज समझना, अभी भी यहाँ पर आप किस प्रकार से, चाहे अपन ये परिभाषाएं पढ़ रहे हैं लेकिन इसमें क्या अपनी बहुत सारी चीजें ना सोल्व हो रही है इसमें। तो देखिए इसमें मैं क्या बता रहा हूं कि अंग मिलकर के परस्पर कैसे तंत्र का निर्माण करते हैं। तो एक तंत्र ले लेता हूं मैं कोई सा भी, उसके अंतर्गत समझाता हूं आपको। जैसे उदाहरण के रूप में पाचन तंत्र, पाचन तंत्र। अब ये पाचन जो तंत्र है इसका निर्माण कैसे होगा, यानी कौन कौन से अंग इसमें शामिल होंगे। प्रारंभ से चलते हैं। जैसे नंबर 1 में मुख, दूसरा मुख गुहा, मुख गुहा, ये क्रम है एक प्रकार से याद रखना इसका। तीसरा है ग्रसनी, ग्रसनी के बाद नंबर 4 में ग्रसिका, ग्रसिका, ग्रास नाल भी बोलते हैं इसको, ग्रास नाल। और इसके बाद नंबर 5 में आमाशय, आमाशय। आमाशय के बाद में नंबर 6 में आंत्र, आंत्र। इसका शॉर्ट नहीं करके इसको मैं आपको समझा देता हूं। जो आंत्र है ना उसको भी 2 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 में छोटी आंत्र, छोटी आंत्र। अब छोटे आंत्र के भी 3 अलग अलग पार्ट है, याद रखना है। आमाशय के बाद आंत्र आती है ना, उसके बाद क्या है, छोटी आंत्र। जो छोटे आंत्र के 3 भाग है, पहले नंबर 1 में ग्रहणी, ग्रहणी। देखिए इसमें एक बात समझना, जैसे यहां से चलते अपन, ये मुख, ये मुख गुहा, ये ग्रसनी, फिर ये ग्रसिका। थोड़ा ठीक बनाते इसको बड़ा करके, ग्रसिका। ग्रसिका के बाद फिर ये आमाशय, आमाशय के बाद में यहाँ से देखिए आमाशय है ना ये तो यहाँ से क्या चल गई, फिर ये आंत्र स्टार्ट होगी ये। तो आंत्र कौन सी, छोटी आंत्र, ये छोटी आंत्र। जो छोटे आंत्र के कितने भाग होते हैं, 3 भाग। एक तो ग्रहणी, दूसरा नाम होता है इसका मध्य आंत्र, मध्यांत्र। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, जेजुनम भी कहते हैं, जेजुनम, जेजुनम। और ग्रहणी को ड्यूडीनम, ड्यूडीनम, ड्यूडीनम भी कहते हैं। और तीसरा है, इसको जो है शेषांत्र भी बोलते हैं, शेषांत्र, या एक और नाम इसका शुद्रांत्र, शुद्रांत्र। और इसका अंग्रेजी का नाम होता है इलियम, इलियम। तो ये किसके अंतर्गत है, आंत्र। आंत्र के 3 भाग होते हैं, जिसमें पहला है ग्रहणी, प्रारंभ में ये ग्रहणी है। फिर जैसे इसका जब आगे पढ़ेंगे इसका तो पूरा इसमें समझा दिया जाएगा। तो ग्रहणी के बाद आती है फिर मध्य आंत्र, जिसको जेजुनम कहते हैं, और शेष आंत्र यानी कि इसको शुद्रांत्र भी कहते हैं, और इसको इलियम भी कहते हैं अंग्रेजी में। जो भोजन का पाचन होता है तो आमाशय में तो बिल्कुल कम होता है, लेकिन जो आंत्र में जाता है तो सबसे ज्यादा पाचन होता है ग्रहणी के अंदर। फिर बचा खुचा पाचन होता है मध्य आंत्र में। फिर जो शेषांत्र है उसमें किसी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता, इसमें भोजन का क्या होता है, अवशोषण होता है। तो ये तो छोटी आंत्र होगी। अब चलते अपन अब इसके बड़ी आंत्र, बड़ी आंत्र। नंबर यहां से चलते अपन, नंबर 1 था नहीं, नंबर 2 बड़ी आंत्र, बड़ी आंत्र। बड़ी आंत्र के भी 3 भाग होते हैं। नंबर 1 में अंधांत्र, अंधांत्र, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सीकम। नंबर 2 में इसको बोलते हैं कोलन, कोलन, यानी कि बहदांत्र, बहदांत्र। और तीसरा होता है मलाशय, मलाशय।
तो ये किसके भाग है? ये बड़ी आंत्र के भाग है। तो याद रखिए अपन पढ़ क्या रहे हैं? अपन पढ़ रहे हैं कि अंग परस्पर मिलकर के किस प्रकार से तंत्र का निर्माण करते हैं। तो ये सब अंगे देखिए, मुख, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय और आंत्र। आंत्र के दो भाग हो गए थे, छोटे आंत्र और बड़ी आंत्र। तो ये सभी संरचनाएं परस्पर जब ये मिलती है एक दूसरे से तो काय का निर्माण करती है? पाचन तंत्र का निर्माण करती है। इसलिए अपनी वो लाइन थी ना, याद है ना आपको? कोशिकाएं परस्पर मिलकर क्या बनाती है? उत्तक, उत्तक से अंग और अंग से तंत्र, और जब बहुत सारे तंत्र परस्पर मिलते हैं तो काय का निर्माण करते हैं? शरीर का निर्माण करते हैं। तो अपन चल रहे हैं मेन वाला कौन सा टॉपिक चल रहा है अपन? शरीर रचना विज्ञान चल रहे हैं। तो याद रहेगा, जीव विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत मानव शरीर की रचना का अध्ययन किया जाता है, इसे क्या कहते हैं? शरीर रचना विज्ञान कहते हैं। अब इसमें जितना ज़्यादा डीपली जाए उतना है, ये तो बहुत बड़ी शाखा है वैसे तो, लेकिन आपको जैसे पीटीआई का जो सिलेबस है उसकी कुछ सीमा रेखाएं होती है। तो इसमें मेन तो परिभाषा किसका अध्ययन है? ज़्यादा परिभाषा नहीं है, क्योंकि 3-4 परिभाषाएं आएगी, उसमें से एक का चयन करना है। तो इसमें मानव शरीर की रचना या संरचना का जरूर शब्द देख लेना। अब इसमें एक खासकर, हालांकि उसकी गारंटी नहीं कि भाई वो आ जाए, लेकिन एक वैज्ञानिक का नाम भी याद होना जरूरी है कि भाई इसका मेन जनक कौन माना जाता है। तो इसमें याद रखना अच्छी तरह से आप एड्रियास विसेलियस, विसेलियस, इसको कहा जाता है फादर ऑफ एनाटॉमी, और अगर इसका थोड़ा ज़्यादा सम्मान रखता है 1543 है इसका, यानी इसके अंतर्गत इन्होंने ये क्या किया था? मानव शरीर रचना, मानव शरीर रचना नामक पुस्तक की रचना की थी। याद रखना अच्छी तरह से। एड्रियास विसेलियस को क्यों फादर ऑफ एनाटॉमी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने मानव शरीर रचना नामक पुस्तक की रचना की थी, पुस्तक, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ एनाटॉमी। अब इसमें कई चीज़ें हैं, एक तो जैसे प्राचीन और आधुनिक, मतलब मॉडर्न, जिसको कहते हैं ना फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी। तो ये जहाँ तक इसका इसमें लागू होता है कि अपन को तो याद रखना कि ये एड्रियास, क्योंकि अभी नेट पे भी सर्च करें तो कई वैज्ञानिक आ जाएंगे, लेकिन जहाँ तक जब हम पढ़ाते जिसे, तो जो बायोलॉजी की बुक से सीन ने क्या, जो टेस्ट जो होती है ना, मतलब टेक्स्ट बुकें जो एनसीईआरटी में चलती हैं, तो उसमें ज़्यादातर ये मान्यता प्राप्त रहेगा इसमें, है ना। आप चलते हैं तो ये तो किसके होगी? शरीर रचना विज्ञान की, है ना। आप चल रहे हैं पर शरीर क्रिया विज्ञान। नंबर 2, कार्य की, यानी शरीर क्रिया विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान, इसको अंग्रेजी में कहते हैं फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी। तो कार्य का मतलब है क्रियाओं का अध्ययन, और यहाँ से पता लग रहा है शरीर क्रिया विज्ञान, यानी कि मानव के बारे में पढ़ते हैं तो मानव शरीर क्रिया विज्ञान। तो देखिए परिभाषा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मानव शरीर में होने वाली सभी जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, इसे क्या कहते हैं? शरीर क्रिया विज्ञान कहते हैं। तो याद रखना इसमें क्रियाओं का अध्ययन। अब देखिए जहाँ तक इसमें जितने भी तंत्र थे ना, उनकी संरचना का अध्ययन होता है, और इसमें उन तंत्रों में होने वाली क्रियाओं का अध्ययन होता है। जैसे उदाहरण के रूप में नंबर 1 में पाचन तंत्र, आसानी में याद करना है। दूसरा श्वसन तंत्र, तीसरा उत्सर्जन तंत्र,
उत्सर्जन तंत्र, और चौथा परिसंचरण तंत्र, संचरण तंत्र। ऐसे कम से कम 9-10 तंत्र हैं, उन सब में होने वाले, और एक दो और बता दें चलो। इसमें नंबर 5 में तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र। अब ये जो तंत्र है, इन तंत्रों का अध्ययन तो किसमें होता है? शारीरिकी में। लेकिन इन तंत्रों में होने वाली जो क्रियाएं, उनका अध्ययन किसमें होता है? शरीर क्रिया विज्ञान में। इसलिए देखा जाए तो दोनों एक ही शाखाएं हैं ये, लेकिन बनावट और क्रियाओं के साथ इनको फिर अलग अलग किया गया है। तो देखिए, आपको स्वयं ही याद है, पाचन तंत्र में क्या आएगा? पाचन की क्रिया, पाचन क्रिया का। पाचन क्रिया क्या होती है? जिसमें भोजन के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है, यानी अपघटित किया जाता है। श्वसन तंत्र जानते हो आप, श्वसन की क्रिया होती है। श्वसन, श्वसन की क्रिया, श्वसन में क्या होता है? वह क्रिया जिसमें अपन O2 को अंदर लेते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं। अब O2 को अंदर किससे लेते हैं? नासिका के द्वारा। इसका मतलब कि भाई नासिका के द्वारा O2 अंदर जाएगी, मुख के द्वारा भी जा सकती है, लेकिन मेन जो श्वसन की जो क्रिया मानी जाती है वो नाक से लेना अच्छा माना जाता है। क्योंकि जब अपन O2 लेते हैं उसमें जैसे वायु में धूल के कण, जीवाणु कई टाइप के रहते हैं, तो वो नाक के अंदर जो नासिका रहती है ना, उसके अंदर जो रोम रहते हैं वहाँ पर अटक करके रह जाते हैं। तो श्वसन तंत्र में श्वसन क्रिया का अध्ययन। उत्सर्जन तंत्र में क्या होता है? उत्सर्जन तंत्र में होता है उत्सर्जन क्रिया। उत्सर्जन क्रिया क्या होती है? उत्सर्जन क्रिया, उत्सर्जन क्रिया में आता है जैसे मलमूत्र का उत्सर्जन, मूत्र का विसर्जन करना, मल का त्याग करना, पसीने का श्रवण करना, यानी बाहर निकलता है पसीना। तो ये सब किसके अंतर्गत है? उत्सर्जन तंत्र, यानी उत्सर्जन की क्रिया। परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र का मतलब है रक्त प्रवाह। रक्त प्रवाह यानी हमारे शरीर के अंदर रक्त का प्रवाह होता है, जिसके द्वारा लाभकारी पदार्थ कोशिकाओं तक पहुंचते हैं और हानिकारक पदार्थ कोशिकाओं से उत्सर्जन तंत्र द्वारा बाहर। तो ये दोनों टाइप के पदार्थों का प्रवाह करता है, तो रक्त प्रवाह की क्रिया होगी ये। तंत्रिका तंत्र, इसमें आता है संवेदनाएं, 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 उद्दीपन, उद्दीपन, उद्दीपन। तो संवेदनाएं और उद्दीपन, और दूसरे शब्दों में कहे तो आवेग, आवेग, आवेगों का संचरण करना। ये किसका काम है? तंत्रिका तंत्र का। अब इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होगा, भाई संवेदनाएं क्या होती है, उद्दीपन क्या होते हैं। देखिए, जैसे हाथ या पैर में अपन कांटा चुभाते हैं, तो कांटा चुभाते तुरंत पता लग जाएगा अपन को। कैसे पता लगा? क्योंकि वो जो त्वचा की जो संवेदी जो तंत्रिकाएं हैं, उन्होंने सीधे के सीधे आवेगों को कहाँ पर पहुंचाया? संवेदनाओं को कहाँ पर? मस्तिष्क में। मस्तिष्क से वापस वो आवेग में बदल गए और कहाँ तक आए? अंगों तक। इसलिए अपन हाथ को झटके के साथ उठा लेते हैं। तो ये तंत्रिका तंत्र ऐसी क्रियाएं करता है। अंतःस्रावी तंत्र, इसमें अंतःस्रावी तंत्र में क्या आते हैं? इसमें आते हैं हार्मोन। तो वो सी क्रियाएं किसके द्वारा होती है? हार्मोन द्वारा नियमित होती है। तो हार्मोनल नियंत्रण, हार्मोनल नियमन की जो क्रियाएं है ना, नियमन की क्रियाएं, वो इसके तरह होती है। तो कहने का मतलब ये जो सारी ये अब यह क्या कार्य की, यानी शरीर क्रिया विज्ञान, उसमें इन सभी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो अपन ने उसमें जैसे वैज्ञानिक पढ़ा था ना, कौन सा वाला? एंड्रियास विसेलियस। ठीक उसी प्रकार इसमें भी एक वैज्ञानिक आता है, जिसका है क्लॉड बर्नार्ड, क्लॉड बर्नार्ड। क्लॉड बर्नार्ड में क्या किया था इन्होंने? मतलब इसमें 1813 से 1869 ये अभी सन मायने रखता है, लेकिन फिर भी जैसे ये इनका हो सकता है जन्म का होगा और इनका मृत्यु का होगा। तो इस प्रकार से ये अध्ययन होता है ये। तो याद रहेगा ना, इन्होंने क्या किया था? मानव शरीर में होने वाली विभिन्न जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया था। मानव शरीर में
होने वाली विभिन्न जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया था इन्होंने, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है फादर ऑफ फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी, फादर ऑफ फिजियोलॉजी कहा जाता है। इस प्रकार से इसका, तो इसमें कोई ज़्यादा नहीं है, इसमें वैज्ञानिक का नाम कहीं कहीं क्योंकि आ जाता है, जो एग्जाम में अपन प्रतिबंधित थोड़ी कर सकते भाई ये वैज्ञानिक का नाम नहीं है ना। और इसके बाद अपन देखते हैं जो शारीरिकी है, इसके प्रकार, शारीरिकी 2 प्रकार की होती है, शारीरिकी यानी कि एनाटोमी, एनाटोमी नाम वही है, शरीर रचना विज्ञान, शरीर रचना विज्ञान। तो इसकी 2 प्रमुख शाखाएं होती है, 2 प्रमुख शाखाएं होती है। नंबर 1 में मैक्रो एनाटोमी, एनाटोमी मतलब अंग्रेजी का नाम वही है इसका, है ना। तो मैक्रो का मतलब दीर्घ यानी बड़ी, तो जो मैक्रो एनाटोमी, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन है ना इसी नाम से आता है मैक्रो एनाटोमी, तो मैक्रो एनाटोमी में काय का अध्ययन होगा, नाम देखो मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, और दूसरा भी मैं बता देता हूँ, दूसरा है माइक्रो एनाटोमी, माइक्रो एनाटोमी, एनाटोमी। तो याद रहेगा शारीरिकी या शरीर रचना विज्ञान को 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक तो मैक्रो एनाटोमी और एक माइक्रो एनाटोमी। अब मैक्रो का मतलब क्या बताया, दीर्घ यानी बड़ा, अर्थात इसमें उन संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है जो आंखों से दिखाई दे, यानी नग्न आंखों से दिखाई दे, अर्थात जीव या किसकी, जीव विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत नग्न आंखों से दिखाई देने वाली जीवों की संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है, या मनुष्य की संरचना का अध्ययन किया जाता है, जो आंखों से दिखाई दे। आंखों से क्या दिखाई देता है, कोई भी अंग देख लो, बाहरी अंग, मृत शरीर, ये सब क्या है, नग्न आंखों से देखे जा सकते हैं। इसलिए हमेशा याद रखना कि मैक्रो एनाटोमी में काय का अध्ययन किया जाता है, नग्न आंखों से, नग्न आंखों से दिखाई देने वाली जो संरचनाएं होती है उनका अध्ययन किस में होता है, मैक्रो एनाटोमी में। अब इसका तो आप समझ ही गए होंगे, माइक्रो एनाटोमी अर्थात इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, जो नग्न आंखों से दिखाई नहीं दे, अर्थात इसके लिए माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप का मतलब सूक्ष्मदर्शी, क्या होता है, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो दिखाई दे उन संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में वही बात आ गई कोशिका के बाद उत्तक, ये तो इन जितनी भी संरचनाएं, क्योंकि कोशिकाओं को और उत्तकों को क्या है, नग्न आंखों से थोड़ी देख सकते हैं, इसके लिए काय की आवश्यकता पड़ेगी, माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए शरीर रचना विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में, एक तो मैक्रो एनाटोमी और दूसरी माइक्रो एनाटोमी। मैक्रो एनाटोमी में तो जो नग्न आंखों से दिखाई दे उन संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे कोई भी शारीरिक अंग है, मृत शरीर में पाई जाने वाली संरचनाएं आदि। और माइक्रो एनाटोमी में नाम से लग रहा है माइक्रो, अर्थात माइक्रोस्कोप अर्थात सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो संरचनाएं दिखाई देती है उनका अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार से मैंने वैसे बोला था कि 13 तारीख क्या 12 को शुरुआत करेंगे, लेकिन शुरुआत थोड़ी बहुत जितनी भी हुई ना तो ये तो कर दी। अब इसमें चलते हैं आगे, जैसे पढ़ेंगे कोशिका वाला, क्योंकि कोशिका में से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। आज थोड़ा सा ये जैसे रोशनीकार वीडियो का पता लग जाएगा इसमें, है ना। तो जो भी हो प्रॉब्लम बताना। अपन सोच रहे थे लाइव मतलब चलाने की, तो लाइव का क्या बैठेगा नहीं, लाइव का में कहीं प्रॉब्लम आती है टेक्निकली मतलब। और इसमें अपने स्टूडेंट ने भी बोला ना फिर कि सर लाइव तो रहने दो, आप तो वीडियो बना करके ही डालना, ये ठीक रहेगा, क्योंकि वीडियो क्या बार बार देखते हो सकता है लाइव में
कई टाइप की टेक्निकल फर्स्ट बार कर रहे हैं ना अपन, तो कई टेक्निकल, हाँ ये जरूर है, थोड़ा सा पढ़ा देंगे ना एक आध साल मतलब, या एक आध इसमें सिस्टम निकल जाएगा तो फिर जरूर सोचेंगे। लेकिन अभी क्या वीडियो को ही ज़्यादातर बच्चों ने ये बताया कि सर वीडियो बना करके डालना आप, तो क्योंकि उसमें क्या ज़्यादातर जो यूट्यूब पर जो लाइक मिलेंगे ना वो भी इसी के मिलेंगे ज़्यादातर ये। और फिर दूसरा ऑनलाइन जैसे इसका लाइव का निकल गया ना, तो निकल गया, बहुत ने सेव नहीं किया कई चीज़ें ऐसी रहती हैं मतलब। और उसमें फिर मतलब अभी अपन क्या समझ से बाहर है, मतलब वो एक बार देखेंगे सही, जब थोड़ा सा रनिंग हो जाएगा ना तो 5-6 स्टूडेंट जो भी मिलेंगे उनको देखें, लाइव करके देखें क्या है। पर लाइव में यूँ भी सुना बताए अनावश्यक जैसे जुड़ जाए, मतलब थोड़ा सा आपको देखना है। अपन तो प्रारंभ शुरुआत कर रहे हैं, वो भी आपने कोशिश की सर पढ़ाओ ऑनलाइन, जिसमें 2-5 बच्चों का योगदान काफ़ी ज़्यादा है जो पीछे पड़े हैं, है ना। तो अपन देखते हैं, हालांकि उन सबका योगदान है तो नाम भी बोलेंगे एक दिन सबका। अच्छा लगा, उन्होंने कोशिश की, और अपना प्रयास है ये कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका सबका जो है ना पीटीआई की जो वैकेंसी आए उसमें सबका नंबर आए, ये मेरी शुभकामना है, मतलब ये प्रयास